हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये इसका तीसरा सेट है और सभी क्वेश्चन सीबीटी 1 में पूछे गए हैं, वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो आंसर है स्वदेशी आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया था कपास उत्पादन को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटेन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन एक आत्मनिर्भरता आंदोलन था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा था। दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन की योजना पहली बार सार्वजनिक हुई थी, जिससे भारतीयों के बीच असंतोष पैदा हुआ था। जवाब में घरेलू उत्पादन पर भरोसा करके विदेशी वस्तुओं पर अंकुश लगाने के लिए 7 अगस्त 1905 को तो ये डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में, तो स्थान कहाँ था? कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की गई थी। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी ने इसे स्वराज या स्वशासन की आत्मा के रूप में वर्णित किया है। इस आंदोलन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया था, जिसका आदेश भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। तो तब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, लेकिन इसका विरोध हुआ तो उसके बाद ये रद्द कर दिया गया था। 1911 में से रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक राज्य में। गोल गुंबज कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। गोल गुंबज स्थान कहाँ है? ये बीजापुरा। देखिए, पहले बीजापुर नाम था इसका 2014 तक, तो 2014 में इसका नाम बदल के बीजापुरा कर दिया गया है और स्थान कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। तो सूफी संत हैं हासिम पीर, इनकी दरगाह के ठीक पीछे स्थित है गोल गुंबद। ये प्रकार है इसका, ये मकबरा है। निर्माण किया गया था 17वीं शताब्दी में, यानी 1627 से लेकर 1656 के बीच इसका निर्माण हुआ है। मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल के अंत तक इसका निर्माण किया गया था और इसमें आदिल शाही वंश के सुल्तान और मोहम्मद आदिल शाह के और उनके कुछ जो रिश्तेदार हैं उनके अवशेष रखे गए हैं। मोहम्मद आदिल शाही वंश का 7वां सुल्तान था और जो गोल गुंबद में सामग्री का उपयोग किया है वो गहरे भूरे रंग का बेसाल्ट और प्लास्टर से निर्माण किया गया है। गोल गुंबद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद सऊदी अरब में है, जो जद्दा सुपर डोम है। इसका उद्घाटन 2021 में किया गया था और इसका व्यास है 210 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह खाली स्थान है। ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है। तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम रिकॉर्ड है। आंसर दूसरा सही है। बात करें अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में, देखिए वीडियो इस बार काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन आगे से आपको टाइम से मिलेगा, 2-3 दिन के अंदर मिल ही जाएगा। तो अंजू बॉबी जॉर्ज से संबंधित राज्य इनका केरल राज्य और शहर कौन सा है? कोट्टम शहर है। संबंधित खेल है इनका ऊंची कूद, जो एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है। ऊंची कूद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी थी 2003 में और 9वीं चैंपियनशिप खेली गई थी। पेरिस में कांस्य पदक उनके द्वारा जीता गया था इस प्रतियोगिता में। और लंबी कूद लगाई थी, जो ऊंची कूद लगाई थी 6.70 मीटर की। वह एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं। और अब बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स या वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में। तो इसका गठन किया गया था 18 जुलाई 1912 को। स्थापना कब हुई थी? कहाँ स्थापित किया गया था? स्टॉकहोम, स्वीडन में। मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में। और अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन कोए हैं। पूर्व में इसे IAAF कहा जाता था, जो अक्टूबर 2019 में इसका नाम बदला गया है। तो IAAF इसका पूरा नाम है, AAF इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन से। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, ये इवेंट, इसका आयोजन हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। बात करें अगले क्वेश्चंस के बारे में, तो सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो इसकी घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी, जो मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे। बात करें प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, तो इसकी तारीख क्या थी? 16 अगस्त 1946। स्थान कौन सा था? कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता है। मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना और उनके द्वारा इस दिन को इसलिए घोषित किया गया था क्योंकि वे चाहते थे कि भारत के विभाजन के बाद एक अलग मुस्लिम राज्य, जो बाद में पाकिस्तान बना है, का गठन हो। और यह तारीख यानी 16 अगस्त 1946 के कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जानी जाती है। यह देशव्यापी सांप्रदायिक दंगों का दिन था।
यानी इसने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा को जन्म दिया था। और जो नोआखाली दंगे हैं इसका भी संबंध इसी से है। डायरेक्ट एक्शन डे एक महत्वपूर्ण परिणाम, इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम था। अक्टूबर 1946 में नोआखाली, और कब हुआ था? अक्टूबर 1946 में। ये भी डेट याद रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था ALP में इससे संबंधित। तो नोआखाली और टेपेरा ये दोनों बंगाल राज्य से हैं, बंगाल राज्य में हैं, लेकिन अब वर्तमान में बांग्लादेश में पहुंच गए हैं। जिलों में हुआ था ये नरसंहार था। इस घटना को नोआखाली नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव RL वॉकर थे। बंगाल के मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री हुसैन सईद सोहरावर्दी थे। बंगाल के गवर्नर कौन थे? सर फ्रेडरिक बैरोज। और वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड बेवेल थे। और लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1943 से 1947 के बीच रहा है। तो इनका कार्यकाल भी पूछा जाता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अक्षांश 1 डिग्री लगभग, यानी यह खालिस्तान के बराबर होता है। तो देखिए, अब बात करें अक्षांश और देशांतर के बारे में, तो पृथ्वी पर अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है। ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उसे उन्हें बोला जाता है अक्षांश। और जो सीधी रेखा होती है खड़ी वाली, देखिए जो अक्षांश होते हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर होते हैं, और जो सीधी रेखा होती है खड़ी वाली और वो होती हैं उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, तो इन्हें कहा जाता है देशांतर। तो अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। आंसर इसका दूसरा है 111। अक्षांश या लैटिट्यूड, भूगोल में अक्षांश काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह है। तो एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिमी की ओर खींची जाती हैं। निरंतर अक्षांश या समांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर वृत्त के रूप में पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती हैं। तो विषुवत रेखा भी यही होती है ना, ये जो भूमध्य रेखा भी बोलते हैं उसे, तो ऐसे ही होते हैं क्षेत्र। अक्षांश को एक कोण के रूप में दिया जाता है जो दक्षिणी ध्रुव पर -90 डिग्री यानी 90 साउथ में से लेकर उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री तक होता है, और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री तक होता है। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं 181 हैं यानी 181, और पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्त 179 हैं यानी 179। तो जो वृत्त हैं ये कम हो जाते हैं 2, क्योंकि देखिए जो अक्षांश होते हैं वो तो ध्रुवों पर अक्षांश बनते हैं, लेकिन ध्रुवों पर यह वृत्त नहीं बन पाता है। तो उत्तरी ध्रुव पर न वृत्त बनता है न ही दक्षिणी ध्रुव पर, इसलिए यहाँ पर ये 2 वृत्त कम हो जाते हैं, तो इसलिए 179 रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक मेनू में या खालिस्तान है की लिस्ट होती है। तो ये मेनू की लिस्ट होती है उसे कहा जाता है कमांड्स। उसमें जो होती हैं कमांड्स होती हैं। आंसर दूसरा है कमांड्स। अब बात करें, यहाँ पर आपको एक सूची दी गई है कंप्यूटर की मेनू की। तो ये जो सूची दी गई है इसमें एक कमांड्स है। देखिए Ctrl+N और Ctrl+O, ये न्यू के लिए, न्यू पेज खोलना है या कुछ भी न्यू के लिए होता है, और ये ओपन के लिए है, और ये सेव के लिए Ctrl+S। तो ये अलग अलग कमांड्स हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम या इंग्लिश में नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1995 में। तो आंसर इसका दूसरा सही है। मिड डे मील स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था, लेकिन इससे पहले भारत में इसे लागू किया गया था वो राज्य स्तर पर था या स्कूली स्तर पर। तो मिड डे मील योजना भारत में एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है जिसे देश भर में स्कूली बच्चों यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, और इस योजना का नाम बदलकर अभी 2021 में बदला गया है। तो PM पोषण यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण किया गया है, तो बदला गया नाम, ये भी आप याद रखिएगा। मध्याह्न योजना को लागू करने वाला या मिड डे मील स्कीम को लागू करने वाला देश का पहला स्कूल बना था सौराष्ट्र बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, जो मदुरई तमिलनाडु का था। इसने स्थानीय स्कूल स्तर पर इसे लागू किया था 1955 में, यानी 1950 के दशक में इसे लागू किया था। स्वतंत्र भारत में शुरू करने वाला इसे देश का पहला राज्य बना था तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने इसे 1960 के दशक में राज्य स्तर पर शुरू किया था, और CM तब कौन थे? तमिलनाडु के कामराज, तो उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था। केंद्र और राज्य सरकार इसमें वित्त देता है, तो 60% केंद्र और 40% राज्य के द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 105वीं है। तो ये करंट का यहाँ से ये सवाल होगा।
नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ये तब का सवाल पूछा गया था, लेकिन अभी इसके उपाध्यक्ष बदल गए हैं। बात करें हम नीति आयोग के बारे में, अब इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मोहम्मद आदिल शाह। तो आदिल शाही वंश का 7वां सुल्तान था और इसमें सामग्री का जो उपयोग किया गया है वो गहरे भूरे रंग का बेसाल्ट और प्लास्टर है इंडिया और गोल गुम्बद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है। स्थापना कब? दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बद सऊदी अरब में है जो जेद्दा सुपर डोम है। इसका व्यास है 210 मीटर है और उद्घाटन 2021 में किया गया था। तो स्थापित किया गया था, ये योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ इसका? नई दिल्ली में है। और बात करें इसके अध्यक्षों के बारे में, तो देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो पीएम मोदी इसके अभी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। तो वहाँ उपाध्यक्ष पूछा गया था, तो ये कौन है? सुमन बैरी हैं इसके उपाध्यक्ष नीति आयोग के। सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की पहली बैठक कहाँ हुई थी? 8 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई थी। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। तो इसमें दिया गया है लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ऐसा ही इसे देखना है इसमें। तो तापमान का मात्रक होता है केल्विन, लेकिन ये उल्टा दिया गया है, मात्रक उल्टा है, तो ये गलत है। और दूसरा ऑप्शन है बल का मात्रक होता है न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो ये वैसे भी गलत है। और समय का मात्रक होता है सेकंड, जो चौथे वाला ऑप्शन है, लेकिन समय का मात्रक है सेकंड, ये भी उल्टा दिया गया है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लेकिन यहाँ दिया गया है ग्राम, तो ये ठीक है, उसकी इकाई है किलोग्राम की। तो आंसर इसका तीसरा सही है, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, ये सीधा है, सीधा ही दिया है उसी की तरह, जो लंबाई का मात्रक मीटर है उसी की तरह। निम्नलिखित में से कौन सा ये निर्धारित करता है कि रासायनिक अवक्रिया नहीं हुई है? तो आंसर इसका पहला है आकार में परिवर्तन। देखिए अभी आगे देखेंगे तो गैसों की उत्पत्ति और रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन, ये सभी रासायनिक अवक्रिया हैं, लेकिन आकार में परिवर्तन कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। रासायनिक अवक्रिया उसे कहते हैं जो एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर प्रतिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अवक्रिया कहा जाता है। और इसमें यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं रासायनिक अवक्रिया के, यानी ज्वलन, जैसे लकड़ी का जलना, ये रासायनिक अवक्रिया का उदाहरण है। और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन, जैसे लोहे पर जंग लगना। और उत्प्रेरक यानी कैटेलिसिस, तो ये किसी पदार्थ की उपस्थिति से प्रतिक्रिया की गति का बदलना, जैसे कि एंजाइम द्वारा जैविक प्रतिक्रियाएं, तो ये सभी रासायनिक प्रक्रिया के उदाहरण हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम या खालिस्तान ने नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है, तो ये 1962 का अधिनियम है। आंसर तीसरा है 1962। अब बात करें 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम के बारे में, तो ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून है, जिसका उद्देश्य भारत में परमाणु ऊर्जा और उससे संबंधित गतिविधियों का नियमन और नियंत्रण करना है। इसके तहत भारत सरकार को परमाणु खनिजों के अन्वेषण, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे यूरेनियम के आयात निर्यात पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 का स्थान दिया है। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसर चौथा है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बात करें तो खूब लड़ी मर्दानी एक भारतीय प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनकी ये प्रसिद्ध रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। कविता की शुरुआत की पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी, बेहद प्रसिद्ध है, जो रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी को दर्शाती है। 1921 में सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह चौहान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान नागपुर में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला सत्याग्रही बनी थी। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? तो आंसर इसका दूसरा है हिमालय में। टुंड्रा वनस्पति और भी जगह पाई जाती हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो हिमालय क्षेत्र होगा। बात करें टुंड्रा वनस्पतियों के बारे में
तो टुंड्रा वनस्पति एक प्रकार का बायोम है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र, जहाँ विशेष प्रकार के पौधे और जानवर रहते हैं। अब जहाँ पेड़ों की वृद्धि ठंडे तापमान और छोटे बढ़ते मौसम के कारण बाधित या रुक जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। टुंड्रा वनस्पति पौनी झाड़ियाँ, सहज घास, काई, लाइकेन से बनी होती हैं। तो ये यहाँ से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कौन टुंड्रा वनस्पति का उदाहरण है या नहीं है। कुछ टुंड्रा क्षेत्रों में बिखरे हुए पेड़ उगते हैं। टुंड्रा वनस्पति की मिट्टी नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होती है। टुंड्रा वनस्पति तीन क्षेत्र हैं। टुंड्रा वनस्पति के तीन क्षेत्र हैं और संबंधित प्रकार हैं। तो ये पहला है आर्कटिक टुंड्रा, दूसरा अल्पाइन टुंड्रा और तीसरा अंटार्कटिका टुंड्रा। देखिए टुंड्रा वनस्पति, अब बात करें इसमें अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति के बारे में, तो हिमालय में पाए जाने वाले टुंड्रा वनस्पति क्षेत्र को अल्पाइन टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। अल्पाइन टुंड्रा में पेड़ नहीं होते हैं क्योंकि उच्च ऊंचाई पर जलवायु और मिट्टी पेड़ों की वृद्धि रोकती है। यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है जहां तापमान बहुत ठंडा होता है और पेड़ों की वृद्धि सीमित होती है। तो पेड़ बहुत छोटे होते हैं वहाँ पर। अल्पाइन टुंड्रा दुनिया भर के पहाड़ों में पाया जाता है। अल्पाइन टुंड्रा वनस्पतियाँ यहाँ दी गई हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण, इन्हें देख लीजिएगा। ये ज़मीन के करीब उगते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन यानी किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आंसर होगा अक्टूबर 1969 में। आंसर तीसरा सही है। बात करें तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन के बारे में, क्योंकि इसी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका स्थान कहाँ पर है? तारापुर पालघर जिला है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ही स्थित है। इसे भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहा जाता है। यह देश में परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की शुरुआत का प्रतीक था। यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी था जिसने देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को गति दी और एशिया में अपनी तरह का ही पहला संयंत्र भी था। कमीशन तिथि यानी प्रारंभ हुआ था 28 अक्टूबर 1969 को। देखिए वहाँ अक्टूबर पूछा गया था, लेकिन यह पूरी डेट याद रखिएगा आप, 28 अक्टूबर 1969 को। तो इसी दिन यहाँ पर 2 रिएक्टरों ने काम करना शुरू कर दिया था। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन का निर्माण भारत, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच समझौते के तहत किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश के समग्र सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक यानी HDI का सृजन किया गया था? तो आंसर इसका चौथा है, महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पिछले बार देखिए CBT 1, NTPC CBT 1 और CBT 2 और CBT 1 में कई बार ये सवाल पूछा गया था। तो महबूब उल हक संबंधित देश कौन सा इनका? पाकिस्तान। और अर्थशास्त्री और राजनीतिक इनका व्यवसाय है। 1989 में उन्हें पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में UNDP प्रशासक विलियम ड्रेपर की विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए डीप में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि रेलवे NTPC काफ़ी डीप पूछता है, आपने देखा होगा पिछले पेपर को। तो मानव विकास सूचकांक को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा 1990 में विकसित किया गया था। तो करंट में सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत 2022 में, ये 2022 का सूचकांक है लेकिन 2024 में प्रकाशित हुआ है। तो इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। और भारत की रैंक कौन सी है? भारत इसमें इस बार 134वें स्थान पर है। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। अब बात करते हैं NRDWP के बारे में, यानी हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी 2009 में। तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। प्राचीन समय के दौरान विकसित भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए
पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो देखिए इन्हें कनात कहा जाता था। आंसर चौथा है कनात। जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र था, जैसे पहाड़ पर कहीं पानी उपस्थित है, यानी वहाँ कोई पानी भरा हुआ है, तो वो सुरंगों के माध्यम से नीचे लाया जाता था और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा काम करता था पानी। जैसे कोई ढलान पहाड़ से नीचे आएगा पानी तो सुरंगों के माध्यम से आता था। एक और सिंचाई की प्रणाली थी वो रेहट कहलाती थी। तो ये नीचे से पानी ऊपर जाता था, यानी कहीं कुआं या तालाब है तो उस पर एक चरखा लगाया जाता था और चरखा वो बाल्टियों से, उस पर बाल्टी लगी होती थी तो बाल्टियों से ऊपर पानी लाता था। तो ये देखिए ये जो आप सुरंग देख रहे हैं ये कनात की एक प्रणाली है, सिंचाई प्रणाली है। ये जो मानिए ये पहाड़ है तो ये पानी यहाँ से नीचे ढलान में आ रहा है और ये जो प्रणाली है इसकी उत्पत्ति 3000 साल पहले ईरान में हुई थी। इसका इस्तेमाल खास करके ईरान, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में इसका इस्तेमाल होता है। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आंसर इसका दूसरा, पहला है वाराणसी। तब ये करंट का सवाल था, तब ये प्रतिमा स्थापित की गई थी तब। और अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। तो इसका स्थान कहाँ पर है? बाबतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का शहर है वहाँ पर। इसका अक्टूबर 2005 से पहले नाम था वाराणसी हवाई अड्डा। तो वाराणसी हवाई अड्डे का नाम बदला गया है 2005 में। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे। मरणोपरांत वे भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे और इन्हें पुरस्कार दिया गया था जनवरी 1966 को मिला था भारत रत्न। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो तभी करंट में पूछा गया था और अभी इसके अध्यक्ष यही हैं। तो इसके अध्यक्ष अभी मतसुको आसाकावा हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि एशियाई विकास बैंक के जो भी अब तक अध्यक्ष बने हैं वो सभी जापान से थे। एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? मंडालियोंग, मनीला, मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मातासुको आसाकावा जो इसके 10वें अध्यक्ष हैं और वे भी जापान से हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे ताकेशी वतनबे, वो भी जापान से थे और उन्हें एडीबी का पिता भी कहा जाता है, ताकेशी वतनबे को। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। अब बात करें INS विक्रांत के बारे में तो ये विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था 2013 में और ये भारत का वाहक है, भारत का चौथा वाहक है। भारत में निर्मित या स्वदेशी विमान वाहक पोत ये भारत का पहला है। निर्माण कोचीन, केरल में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। विक्रांत नाम का इस्तेमाल भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत जो 1961 में ब्रिटेन से खरीदा गया था उसकी याद में किया गया है ताकि उसे सम्मान और श्रद्धांजलि दी जा सके। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीन सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे गए हैं? तो खालिस्तानी ये पूछा गया है कहाँ देखे गए हैं? तो ये देखे गए अफ्रीका महाद्वीप में। आंसर चौथा होगा। होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करें होमो सेपियंस के बारे में तो ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। होमो सेपियंस का अर्थ है सोचने वाला मनुष्य। यह आधुनिक मनुष्य प्राइमेट की सबसे आम और व्यापक प्रजाति है और होमो वंश की अंतिम जीवित प्रजाति है। अनुमान के अनुसार वर्तमान में 8 अरब से ज़्यादा मनुष्य जीवित हैं, यानी 8 अरब जनसंख्या अभी दुनिया की। शारीरिक रूप से आधुनिक मानव लगभग 3 लाख साल पहले 3 लाख हैं, तो 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो हिडेलबर्गेसस या इसी तरह की प्रजाति से विकसित हुए थे। अफ्रीका से बाहर निकलकर उन्होंने धीरे धीरे पुरातन मानव की स्थानीय आबादी को प्रतिस्थापित किया। और बात करें पिरामिड, वहाँ बात हुई थी पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड के बारे में तो यह स्तनधारियों का एक क्रम है या ऑर्डर है जिसमें मनुष्य या होमो सेपियंस के अलावा बंदर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी और अन्य जैसे ऐसे जीव शामिल होते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थी एलेनोर रूजवेल्ट। आंसर तीसरा है। अब बात करते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का मसौदा के बारे में।
तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का मसौदा 1947 की शुरुआत और 1948 के अंत के बीच संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग द्वारा गठित एक समिति द्वारा तैयार किया गया था और इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थी, जो अमेरिका देश से थी। तो ये इसकी अध्यक्ष थी और इन सदस्यों में भारत की हंस जीवराज मेहता भी शामिल थी। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा। महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्रपति आयोग यानी PCSW ये गठित किया गया था अमेरिका में, महिलाओं के मुद्दे से संबंधित था और इसकी अध्यक्ष भी प्रथम बनाई गई थी एलेनोर रूजवेल्ट। देखिए 2019 में यूनेस्को के द्वारा लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटाया गया था। तो वो बेथलहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को हटाया गया था, वो यहाँ पर पूछा गया था। अब इसके बारे में कुछ करंट के बारे में जान लेते हैं, करंट से ही संबंधित सवाल था। तो अभी इसी साल जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक स्थलों की संख्या के मामले में भारत का स्थान छठा है और इस मामले में पहले स्थान पर इटली है। इटली की विश्व विरासत स्थल सबसे अधिक हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर में। और जून 2024 में यूनेस्को ने जो भारतीय संग्रहालय है, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय स्मारक संग्रहालय, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो इसे प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार से सम्मानित किया है 2024 में। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ खालिस्तान है में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बॉम्बे डेक्कन को जाना जाता है। आंसर सी सही है, बॉम्बे डेक्कन। देखिए जो ये रैयतवाड़ी प्रणाली है, इसे थॉमस मुनरो के द्वारा चालू किया गया था 1820 में। ये पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी और उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी में इसे शुरू किया गया था। अब बात करें इसे भू राजस्व रैयतवाड़ी प्रणाली के बारे में, तो ये भू राजस्व प्रणाली थी जिसका जनक थॉमस मुनरो को कहा जाता है। रैयतवाड़ी प्रणाली की सिफारिश सर्वप्रथम चार्ल्स रीड ने की थी। इसके अंतर्गत कृषकों या रैयत को सीधे सरकार के साथ राजस्व भुगतान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कर की दर सकल उपज का आधा थी और बाद में 1/3 कर दी गई थी। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त को बॉम्बे डेक्कन भी कहा जाता है और यह नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र से संबंधित है जहाँ यह प्रणाली लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जाति उद्वन यानी जब मौजूदा जातियों से नई जातियाँ विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता है? तो इसका आंसर है अपसारी विकास या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। देखिए इसके बारे में अभी डिटेल में भी देखेंगे। तो आनुवंशिक प्रभाव और भौगोलिक पार्थ या ज्योग्राफिकल आइसोलेशन या भिन्नता, ये सभी जाति उद्वहन के उदाहरण हैं और ये प्रक्रिया है जाति उद्वहन की। तो ये नहीं अपसारी विकास यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे भी जाते हैं। अब बात करते हैं जाति उद्वहन या स्पेसिएशन के बारे में या प्रजातिकरण। तो प्रजातिकरण एक विकासवादी प्रक्रिया है या एवोल्यूशनरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ही आबादी से यानी एक ही पूर्वज हैं उनके, तो एक ही पूर्वज वाली जातियाँ अलग अलग प्रजातियों में विकसित होती हैं। जब किसी एक ही समूह की आबादी किसी कारण से अलग हो जाती है और उस समूह में इतनी भिन्नता उत्पन्न हो जाती है कि वे नए समूह में प्रजनन नहीं कर पाते हैं और तब नई प्रजाति का विकास होता है। तो ये स्पेसिएशन कहलाता है। नोट करें, जीव विज्ञानी ऑरेड एफ कुक ने 1906 में क्लोडोजेनेसिस वंशों के विभाजन के लिए इस शब्द को गढ़ा था। तो ये नोट कीजिएगा, जो हेकेले के द्वारा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये शब्द पिछली बार पूछा गया था NTPC के द्वारा, रेलवे के द्वारा। और अगला, चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले 1859 में अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रजातिकरण में प्राकृतिक चयन की भूमिका का वर्णन किया था। देखिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसलिए मुझे आपको ये बताना है। देखिए और यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। प्रकृति में प्रजाति निर्माण के 4 भौगोलिक तरीके हैं। पहला है भौगोलिक पार्थ, जो वहाँ हमें ऑप्शन में दिया गया था, या इंग्लिश में एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो ये जब एक ही प्रजाति की आबादी भौगोलिक रूप से यानी समुद्र
समुद्र या नदी या ज्वालामुखी या धरती का फटना आदि की वजह से अलग अलग हो जाती है। यानी आधी आबादी मान लो अलग हो गई और आधी अलग स्थानों में विभाजित हो जाती है, जिससे दोनों समूहों में भिन्न विकास होता है और नई जाति का विकास होता है। और दूसरा है समान भौगोलिक प्रजातिकरण या सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। यह तब होता है जब एक ही स्थान पर रह रही आबादी में आनुवांशिक भिन्नता यानी व्यक्तियों के बीच डीएनए में अंतर होता है। तो ये इस कारण से नई जातियों का विकास होता है। तीसरा है पैरापेट्रिक प्रजातिकरण या पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। यह जब किसी प्रजाति की आबादी एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में आबादी फैल जाती है जहाँ भौगोलिक बाधाएं आंशिक रूप से सीमित होती हैं, जिससे नई प्रजातियां विकसित हो जाती हैं। और चौथा है पेरीपेट्रिक प्रजातिकरण या पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। यह तब होता है जब एक छोटी आबादी मुख्य आबादी से अलग हो जाती है। मान लें कि 100 लोग हैं, उनमें से 10 लोग अलग हो गए और नए क्षेत्र में जाकर बसती है, जहाँ नई परिस्थितियों के कारण वह प्रजाति विकसित होकर नई जाति में बदल जाती है। अब देखिए वहाँ पर दिया गया था अपसारी विकास या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो अपसारी विकास वह प्रक्रिया है जिसके तहत एक सामान्य पूर्वज यानी एक ही पूर्वज से उत्पन्न होने वाली प्रजातियां समय के साथ अलग अलग लक्षण और विशेषताएं विकसित करती हैं। यानी पूर्वज रहे थे कभी काफ़ी पुराने, और यह विकास तब होता है जब संबंधित प्रजातियां विभिन्न पर्यावरणीय दबावों, आवासों या भोजन की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करती हैं, जिसके तहत लक्षणों में बदलाव आता है। इसके परिणाम स्वरूप वे नई प्रजातियां बन सकती हैं जो मूल प्रजाति से भिन्न होती हैं। और आप नोट करें, अमेरिकी प्रकृतिवादी जेटी गुलिक अपसारी विकास शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो यहाँ डार्विन फिंच के बारे में बात की गई है। तो चार्ल्स डार्विन ने गोलापागोस द्वीप समूह पर अलग अलग द्वीपों पर रहने वाले फिंच पक्षियों को देखा था। उन्होंने पाया कि हर द्वीप पर फिंच की चोंच का आकार अलग अलग था। तो इसका कारण ये था कि प्रत्येक द्वीप पर फिंच का भोजन भिन्न था, यानी कुछ बीज खाते थे और कुछ कीड़े। इसलिए उनकी चोंच का आकार उनके आहार के हिसाब से बदल गया, जो अपसारी विकास का एक उदाहरण है। अपसारी विकास हमें दिखाता है कि कैसे विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियां एक ही प्रजाति के समूहों को अलग अलग रूपों में बदल सकती हैं। और बात करें संक्षेप में तो जाति उद्वन एक नई प्रजाति के निर्माण को संदर्भित करता है, और अपसारी विकास अलग अलग पर्यावरणीय दबावों के कारण प्रजातियों के बीच भिन्नताओं के विकास को दर्शाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं का आपस में संबंध है, लेकिन वे समान नहीं हैं। देखिए अपसारी विकास या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ये समजातता की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। समजातता यानी होमोलॉजी। तो अब बात करें होमोलॉजी के बारे में, तो होमोलॉजी जो जीवों में अंग तो इसमें समान होते हैं, लेकिन कार्य करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, तो इसे ही होमोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें बात करते हैं उपांगों के बारे में, क्योंकि उपांग एक समान होते हैं। तो हमारे जो हाथ होता है वो कंधे से लेकर हाथ तक, जो हाथ तक होता है वो उसे कहा जाता है उपांग। तो इसमें जो ऊपर की हड्डी होती है हमारे हाथ की उसे कहा जाता है ह्यूमरस, और नीचे उससे रेडियस, उससे नीचे अल्ना, और उससे नीचे कार्पल्स, और उससे नीचे मेटाकार्पस, और उससे नीचे फेरेंजाइसिस। तो ये अंगुलियों को कहा जाता है। ऐसे ही ये अंग होते हैं कैट यानी बिल्ली में, और घोड़ा, बैट यानी चमगादड़, और ये डॉल्फिन मछली। तो इसी तरह इनमें अंग होते हैं, लेकिन इनके कार्य करने की दर अलग अलग होती है। जो हमारे हाथ हैं वो वस्तुओं को पकड़ने या और गतिविधि करने के लिए होते हैं, उनका उपयोग होता है। और जो कैट यानी बिल्ली है और उसका उपयोग करती है वो चलने के लिए, और घोड़ा भी उनका उपयोग करता है चलने के लिए या दौड़ने के लिए। जो बैट यानी चमगादड़ है तो वो अपना प्रयोग करती है उड़ने के लिए। डॉल्फिन ये तैरने के लिए इसका उपयोग करती है। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला 1837 में की गई थी।
अब बात करें अशोक के अभिलेखों के बारे में, तो इनकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की गई थी पात्रेटी पेंथेलर के द्वारा 1750 में की गई थी। और अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है? 14 है। पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने और समझने में सफलता प्राप्त की थी। जो प्रिंसेप हैं उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया था, जिससे अशोक के शिलालेखों का अनुवाद संभव हुआ था। और बात करें जेम्स प्रिंसेप इंग्लैंड के एक विद्वान थे और अंग्रेजी विद्वान थे, मुद्रा शास्त्री, पुरातत्वविद थे। वे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के जनरल के सह संस्थापक थे। उन्हें प्राचीन भारत की खरोष्टी और धम्म लिपियों को समझने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है लेकिन हिंदी में आता है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी हिंदी में मैंने लिखा है यहाँ। तो कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो मैग्नेटिक स्कैनर और ट्रैक बॉल और लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन जो प्लॉटर है ये आउटपुट डिवाइस है। तो अब बात करते हैं आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस डेटा कंप्यूटर में भेजता है। उदाहरण के लिए ये हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और कैमरा आदि। आउटपुट के बारे में बात करें तो प्रोसेस किया हुआ डेटा कंप्यूटर से उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जाता है। जैसे उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। इसके लिए एक उदाहरण और है आसान तरीके में। तो इनपुट एक कीबोर्ड से टाइप किया गया टेक्स्ट, ये इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर पर दिखने वाला टेक्स्ट या प्रिंटर से निकला प्रिंट, ये आउटपुट में आएगा। इंद्रधनुष 2.0 या खालिस्तान है से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनर्पंजीकरण से संबंधित है। बात करें इंद्रधनुष 2.0 स्कीम के बारे में, तो इंद्रधनुष 2.0 भारतीय बैंकों के सुधार और पुनर्पंजीकरण से संबंधित एक सरकारी योजना है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और उनकी संचालन क्षमता को सुधारना था। इस योजना से पहले मौजूदा इंद्रधनुष योजना 2015 की निरंतरता, यानी इसका अगला चरण थी, जिसे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सुधार के लिए शुरू किया गया था। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हैं, आंसर ऑप्शन नंबर 14 सही है, अल बरूनी इसके लेखक हैं। और बात करें अल बरूनी के बारे में, तो अल बरूनी ईरानी और इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान विद्वान थे। उन्हें विभिन्न प्रकार के तुलनात्मक धर्म का जनक, आधुनिक भूगणित का जनक और इंडोलॉजी का संस्थापक और पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। फारसी विद्वान और इतिहासकार अल बरूनी ईरान के थे। तहकीक माँ लिल हिंद को और तारीख अल हिंद भी कहा जाता है, यानी भारत का इतिहास। तहकीक माँ लिल हिंद पुस्तक, यह पुस्तक भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, समाज, संस्कृति, धर्म, विज्ञान पर गहन अध्ययन है, जिसे अल बरूनी ने अपने भारत प्रवासन के दौरान लिखा था। यहाँ एक क्वेश्चन रीजनिंग का है। 4 सहेलियाँ अंकिता, श्रुति, पायल और महक एक आयताकार मेज पर आपस में बैठी हैं। तो और ये प्रत्येक एक कोने पर बैठी हैं। तो यहाँ पर एक आयताकार मेज बनाते हैं। तो यहाँ पर आप बैठाते हैं। देखिए अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, जो पायल के बिकट सामने है। तो पहले यहाँ पर श्रुति को लिखना पड़ेगा। अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर लिखते हैं। पहले श्रुति को एस से दिखाते हैं। श्रुति एस से बैठी है, तो श्रुति के दाईं ओर बैठी है अंकिता। तो इधर इसके दाईं ओर बैठेगी अंकिता, तो यहाँ अंकिता है, जो पायल के बिकट सामने है। तो जो यहाँ का मतलब है कि यानी श्रुति के दाईं ओर, यानी श्रुति के बिकट बैठी है पायल। या और होता तो यहाँ अंकिता के सामने बैठी होती, लेकिन यहाँ जो है तो जो पायल है वो श्रुति के बिकट सामने है, तो ये बैठेगी इसके श्रुति के सामने। और यहाँ बची कौन है? महक। तो महक यहाँ आएगी इस कोने पर। तो यहाँ पूछा गया महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है? तो इसका आंसर है ये अंकिता बिकट सामने बैठी है। आंसर तीसरा सही है। और यहाँ एक मैथ का क्वेश्चन है।
देखिए A+B+C बराबर 17 दिया हुआ है और ABC का मान है 168 और AB+BC+CA इसका मान है 94। तो AQ+PQ+CQ इसका मान ज्ञात हमें करना है। तो देखिए AQ+PQ+CQ इसका सूत्र होता है AQ+PQ+CQ बराबर नहीं माइनस में आएगा -3ABC, फिर बराबर यहाँ फिर आएगा A+B+C, यहाँ प्लस होगा और फिर कोष्टक में दूसरे कोष्टक में लिखेंगे, ये एक कोष्टक में दूसरे में A+B+C और इसका होगा होल स्क्वायर, फिर माइनस में आएगा 3 लिखेंगे, फिर AB+BC प्लस और फिर CA। तो यहाँ इस फॉर्मूले को याद कीजिए और यहाँ हमें हटाना पड़ेगा कि अब इस मान को इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो AQ+PQ+CQ बराबर होता है माइनस में होता है तो -3ABC और 3ABC का मान है 168। तो 168 का 3 से गुणा होगा, फिर बराबर में लिखेंगे A+B+C। तो यहाँ कितना दिया गया है, एक कोष्टक में 17 और फिर दूसरे में लिखेंगे, यहाँ इधर गुणा करेंगे तो फिर दूसरे कोष्टक में A+B+C इसका होगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर इसका बाद में करेंगे 17 का, तो यहाँ लिखते हैं 17 का होल स्क्वायर -3 और फिर मान ये दिया गया था AB+BC+CA। तो इसका मान कितना है 94। तो 94 यहाँ कोष्टक में लिखेंगे और फिर इन सभी का गुणा करेंगे। देखिए जो 3 का और 168 से गुणा करेंगे तो 3 8 24, तो यहाँ आएगा 504। इन दोनों का गुणा करके 504 आएगा। फिर 17 का गुणा बाद में करेंगे, पहले कोष्टक वाला हल करेंगे। तो देखिए 17 का वर्ग होगा 289 और 3 का गुणा इस 94 से करेंगे। तो सरल बनाने के लिए इसे 100 में से 6 घटा देंगे तो 94 बचेंगे। अब देखिए 3 का गुणा पहले 100 से होगा, फिर माइनस में, फिर -6 का गुणा 3 से होगा तो 18 माइनस होंगे 300 से तो आएगा 282। अब 282 में से 289 में से 282 जाएंगे तो बचेगा 7 और 7 ये 17 का गुणा, ये कोष्ट यहाँ गुणा होगा ना इसका, तो इस 7 का गुणा होगा 117 से तो यहाँ आएगा 119 और 119 ये इधर है और जो 504 है इधर माइनस में और A+PQ+CQ इसका मान निकालेंगे तो 504 इधर लाना होगा। तो ये जो माइनस में इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो 504 और 119 जोड़ेंगे तो यहाँ जुड़कर आएगा 623। तो 623 ही इसका आंसर है। तो आंसर इसका सी सही होगा, सॉरी ऑप्शन बी सही है, 623 इसका आंसर सही है। वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ लिखते हैं मदर M से और डॉटर D से। तो देखिए जो पुत्री की उम्र है वो पुत्री से 3 गुनी है माँ, तो 1 डॉटर की आएगी और 3 गुनी माँ की। और फिर आगे देखते हैं 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। तो यहाँ 5 वर्ष पहले की बात हुई है तो इससे 4 गुनी ज़्यादा है 5 वर्ष पहले। अब तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और इसमें पहले वाले बेस को जो ऊपर वाला उसे बेस मानते हैं। तो देखिए 5 वर्ष पहले पुत्री की आयु ज्ञात करनी है तो 5 वर्ष के लिए पहले, तो यहाँ पहले 5 माइनस लिखेंगे दोनों ओर और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 का 1 से होगा और 3 का 1 से। तो 3 - 4 ये देखिए कुछ भी हो माइनस होगा या प्लस होगा लेकिन आएगा सब प्लस में ही। तो बड़ा वाला होता है वही बड़े वाले में से छोटा घटता है, ये मानिए। तो 1 यूनिट घटा के आएगा तो 1 यूनिट बराबर, अब इसका 4 का गुणा 5 से होगा और 1 का 5 से और फिर इन्हें घटाना होता है। तो देखिए इनमें से कोई भी बड़ा होगा तो वो घटेगा ही लेकिन मान प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ 4 का गुणा 5 से होगा तो 20 और 1 का 5 से तो 5। अब इसमें से 20 में से 5 गया तो 15 बचा, तो 1 यूनिट बराबर आया 15। अब जो 1 यूनिट का मान है और यहाँ पूछा गया कि पुत्री की वर्तमान आयु, तो इस 1 यूनिट का मान इस 1 से गुणा होगा क्योंकि डॉटर की वर्तमान आयु 1 है तो इस 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 15 क्योंकि 5 वर्ष पहले पूछी गई है। देखिए ये सवाल करंट में पूछा गया था कि 2019 में यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी कि ओपेक से वो बाहर हो जाएगा। तो ये इक्वाडोर के द्वारा की गई थी घोषणा। अभी ओपेक के कुछ करंट के बारे में बात करें या ओपेक के बारे में बात करते हैं। तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज या हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। यह एक
कार्टेल है यानी उत्पादक संघ है, जो प्रमुख तेल उत्पादक देशों का समूह है और वैश्विक तेल उत्पादन और कीमतों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। ओपेक की स्थापना की गई थी 14 सितंबर 1960 को बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। ओपेक में वर्तमान में कुल 12 सदस्य हैं। 12वां सदस्य जो कांगो गणराज्य है, मध्य अफ्रीका का देश है यानी अफ्रीका महाद्वीप का। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया। और इसके महासचिव हैं ये 29वें हैं हैतम अल गैस, ये कुवैत से हैं, कुवैत देश से। इसकी अभी सदस्यता छोड़ी है अंगोला देश ने। दिसंबर 2023 में इसने ये घोषणा की थी और छोड़ दी है। यह खालिस्तान है। मैं भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो इसे कहा जाता, ये कब किया गया था? आंसर पहला है 1944 में किया गया था। बात करें इसे 1944 के प्लान के बारे में, तो इसे बॉम्बे योजना या बॉम्बे प्लान भी कहा जाता है। बॉम्बे योजना द्वितीय विश्व युद्ध के समय के आयात और प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्तावों के एक समूह को दिया जाने वाला एक नाम है, जिसका उद्देश्य भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। 1944 या 45 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रकाशित इस योजना में यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटेन से स्वतंत्रता जो 1947 को हुई थी के बाद राष्ट्र के आर्थिक विकास में राज्य के हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा गया था। बॉम्बे प्लान को भारत के जाने माने उद्योगपतियों ये नाम दिए गए हैं: JRD टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, आरदेसर दलाल, लाला श्रीराम, कस्तूरीभाई लाल भाई, अर्देसर दरबासो श्राफ, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जॉन मथाई जैसे व्यापार नेताओं ने मिलकर इसे तैयार किया था। 1944-45 की बॉम्बे योजना से 1950 की पहली पंचवर्षीय योजना तक निरंतरता की एक सीधी रेखा है। बॉम्बे प्लान ने भारत में बाद में योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना के विकास में मार्गदर्शन प्रदान किया था। UN के द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो आंसर इसका तीसरा है 1981 और 90 के दशक को जो UN के द्वारा प्रमुख दशक घोषित किए गए हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। 1960 और 1970 के दशक को विकास का पहला दशक, 1981 और 1990 अंतर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक घोषित किया गया था। 1990 और 2000 के बीच ये उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दशक, 2001 से 2010 के बीच उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। और 2001 से 2010 तक ये भी एक ही दशक था, लेकिन यह शांति की संस्कृति और हिंसा रहित दशक घोषित किया गया था। 2011 और 2020 उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दशक था। 2011 और 2020 ये भी एक ही दशक था। तो ये बायोडाइवर्सिटी का दशक था यानी जैव विविधता का। 2021 और 2030 ये उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए चौथा अंतर्राष्ट्रीय दशक था। और कुछ ये प्रमुख दशक हैं 2021 से 2030 तक, ये भी एक ही दशक है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर दशक है। 2022 से 2032 के बीच स्वदेशी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। और 2019 से 2028 के बीच शांति दशक और नेल्सन मंडेला दशक घोषित किया गया है। ये प्रमुख कुछ दशक हैं। और बात करें इसके द्वारा कुछ प्रमुख वर्ष भी घोषित किए जाते हैं, तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया गया है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। यह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पूछा गया है PST किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो ये एडोब फोटोशॉप है। देखिए PST और PSP ये फाइल का एक्सटेंशन एडोब फोटोशॉप में ये भी प्रयोग होता है। और PST का फुल फॉर्म है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी TERC का प्रमुख कौन होता है? तो इसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। आंसर चौथा सही है। और जो ये व्यापार और आर्थिक संबंध समिति है ये 3 मई 2005 को गठित की गई थी भारत सरकार द्वारा। स्थापित एक उच्च स्तरीय समिति है जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और आर्थिक नीतियों से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और नीति निर्माण में सहयोग करना है। TRC आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ आपको 4 शब्द दिए गए हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जिनमें से 3 किसी तरह समान है
और लेकिन एक असंगत हैं। तो देखिए कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये तीनों समान हैं, क्योंकि ये जो सभी तीनों नदियाँ हैं भारत में ही बहती हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ये भारत, बांग्लादेश और चीन 3 देशों में बहती है। देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो ये नहीं है सरफ्लाई। सरफ्लाई एक हवाई जहाज है, यह विमान है, इसे अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया है। और तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कल आपसे पूछा गया था, यानी पिछले वीडियो में, हाल ही में विदेशी मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये संसद की कुछ समितियां होती हैं, तो ये हर साल में बनाई जाती हैं अध्यक्ष, और गठित भी होती हैं। तो शशि थरूर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आंसर तीसरा है, शशि थरूर। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ निम्न में से कहाँ स्थित है?